नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार जोरदार चल रही होगी। मैं हूं केवल आपके सामने। बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 अगस्त में हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस ने एन वक्त पे सिलेबस को चेंज किया और क्लास 9-10 के पूरे सिलेबस को बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में लगा दिया। तो उसी कड़ी में मैं आपकी मदद कर रहा हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपको हर बुक को पढ़ करके देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि हम हर चैप्टर वाइज या हर बुक वाइज आपको महत्वपूर्ण कंसेप्ट और एमसीक्यू करा दें तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसी कड़ी में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस का पूरा पोर्शन, व्याकरण, ये तमाम अपने इस चैनल पर कराया है। यूट्यूब प्लेलिस्ट में हमारे इस चैनल में आप जाएंगे तो आपको एक बिहार पुलिस न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जा करके आप सारे वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी आपके सामने साइंस क्लास 10 9th रसायन विज्ञान के लिए पहला लेक्चर लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये है आपकी क्लास 9th की बुक, मैंने आपकी सुविधा के लिए दिखा दिया। और ये है इसकी विषय सूची, जिसमें है अभी हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पर। मैंने यहाँ से देखिए, ये है बायोलॉजी, ये है केमिस्ट्री का कुल 4 चैप्टर है ना। ये कुल 4 चैप्टर हम लोग इस लेक्चर्स में और इसके साथ 1-2 और लेक्चर्स में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो जीवन की मौलिक इकाई ये है, यहाँ से लेकर के ये 2 चैप्टर बायोलॉजी का, जिसको मैंने करा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद यहाँ से ये चैप्टर है फिजिक्स के, जो हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। तो यदि आप इन्हें भी नहीं देखे हैं तो आप इसे भी जाके देख लीजिए। बहरहाल यहाँ पर हम केमिस्ट्री को लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के ये कुल 4 चैप्टर हैं जिसे पढ़ना है, क्लास 9th के सिलेबस में है, जो कि बिहार पुलिस के सिलेबस में। तो चलिए बात को शुरू करते हैं इन्हीं पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर के साथ। सबसे पहले, जैसा कि मेरी आदत है, आपको एक कोटेशन देते हैं ताकि आपकी मनोबल बहुत बेहतरीन हो। इसके अलावा मैंने परीक्षा में तुक्का कैसे लगाए, परीक्षा में एग्ज़ाम का स्ट्रेस कैसे कम करें, वो भी मैं वीडियो में एक लेक्चर में बताया आपको। यदि आप वो भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको प्लेलिस्ट में आ जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, कहते हैं दोस्त कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो किस्मत की जो आजमाइश होती है वो दोस्त जुए में होती है। तो हमें मेहनत पे क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, तो पहला जो चैप्टर है उसमें यही हमें समझना है कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो क्या है। हमारे आसपास के अनेकों पदार्थ हैं, जैसे आपके स्कूल में बैग है, हमारे हाथ में ये पेंसिल है, ये पेन है, ये सारे पदार्थ हैं। तो ये सारे पदार्थ हैं, तो क्या सच में ये सारे पदार्थ हैं? तो पदार्थ होने की क्या महत्वता होती है? तो पदार्थ वो चीज़ होता है जिसे हम छू सके, स्पर्श कर सके, अनुभव कर सके, देख सके। तो पदार्थ की एक परिभाषा निकल के आती है कि पदार्थ उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, तथा जिनका अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चेहरे में आएंगे तो नाक है सूंघने के लिए, सूंघ के पता लगाता है, महकता है, गमकता है। आँख देख के पता चलाता है कि वो कौन है, क्या कर रहा है। उसके बाद कान है, सुन के भी बोलता है लोग, जीभ से चाट लेता है, और फिर त्वचा यानी टच करके, है ना। तो इस अनुभव द्वारा हम किसी भी चीज़ को जानते या समझते हैं। जैसे कि आपने देखा, तो पदार्थ वो चीज़ है, अब जैसे ये पेन है, इसको अगर हम यहाँ रखें हथेली पे, तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है और इसमें कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान है। जो मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है वो एक अपना इसका द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान है, स्थान घेर रहा है, और हाथ से हम इसे छूकर अनुभव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पदार्थ, ठीक है। जैसे लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज, ये सब क्या है, पदार्थ। वे वस्तुएं जिनमें ना तो द्रव्यमान होती है और ना ही स्थान घेरती है, उसे पदार्थ नहीं कहते हैं। जैसे मित्रता, फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप में ना कोई द्रव्यमान है, ना कोई स्थान लेता है, वो आप एक फीलिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग पदार्थ में नहीं गिनते। जैसे प्रेम, अब आप अपनी वाली से कितना प्रेम करते हैं, इसे ना आप छू सकते हैं, ना इसे आप देख सकते हैं, ना इसका आप कोई द्रव्यमान है, ना कोई इसका आयतन है। तो ये सब चीज़ें पदार्थ नहीं कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझेंगे और फिर इससे एमसीक्यू करेंगे, ठीक है।
भारत तथा यूनानी प्राचीन दार्शनिक के अनुसार भी पदार्थ मूल 5 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बनी है। आदि कवियों ने भी कहा है। स्थित क्षिति, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रहित यह अधम शरीरा। ये काफ़ी गांव में क्या है ना विकसित है, ये काफ़ी गांव में जो देखिएगा ये काफ़ी पढ़ा जाता है कि क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, क्षिति जल पावक, जल मतलब पानी समझ रही, पावक मतलब आग, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। तो कुल मिलाकर ये 5 जो तत्व है, इसी पंच तत्व यह अधम शरीरा, यह 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है और इसके बिना हमारा शरीर अधूरा है। इसलिए आप देखेंगे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे क्या किया जाता है, गंगा नदी के किनारे खुले आसमान में पानी के पास जलाया जाता है ना, और फिर उसकी अस्थियों को पानी में बहा जाता है। तो पृथ्वी पर वो जलता है, आग से जलता है, आकाश के नीचे खुले आसमान में हवा रहती है और फिर जल में उसे बहा दिया जाता है। तो पंच तत्व से शरीर बना और पंच तत्व में विलीन हो जाता है। बात समझ गए? तो 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। लेकिन इसकी पहचान हम किसकी क्वालिटी पे करते हैं। इसका वर्गीकरण का मूल आधार है इनके गुण, और वो गुण इसमें 2 तरह के होते हैं, एक आंतरिक गुण और एक बाह्य गुण, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो पदार्थ का जो गुण है वो भौतिक स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। जैसे वर्षा की बूंद है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, एग्जाम में, कि एक वर्षा की एक छोटी सी बूंद यानी जल बूंद में जल के लगभग 10 पावर 22 कण होते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ परमाणु या अणुओं के बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यहाँ से 2 सवाल निकल जाते हैं आपके। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, कंसेप्ट के आधार पर एमसीक्यू को जब आप करेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा करेगी, आपके माइंड में बैठेगी। अन्यथा आप कितना भी एमसीक्यू कर लीजिए, कुछ दिन के बाद, कुछ समय बाद भुला जाएंगे आप। लेकिन कंसेप्ट के बाद एमसीक्यू जो होगा वो आपके माइंड में बैठेगा, और कहीं ना कहीं एग्जाम में यही आपका साथ देता है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें ज़्यादातर भूलते हैं लोग। पदार्थ के जो गुण हैं उसमें पदार्थ का पहला गुण है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना। बात समझ रहे हैं? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ये पदार्थ की एक पहली क्वालिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि पदार्थ के कणों के बीच निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ब्लैंक्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये दूसरी क्वालिटी है। कभी कभी क्या करता है, 3-4 क्वालिटी ऑप्शन दे देगा और इनमें से सभी ऑप्शन दे देगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, है ना। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। देखिए समय कम है, एग्जाम सर पर है, तो हम चीज़ों को कंसेप्चुअली महत्वपूर्ण बातों को करके निकलते हैं आगे। ठीक है, तो वो कहते हैं पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इसीलिए जो एलपीजी गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका अपना कोई गंध नहीं होता है। इसलिए हम लोग उस गैस में मिलाते हैं क्या चीज़, एथिल मरकेप्टेन। क्या मिलाते हैं? एथिल मरकेप्टेन। अब ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एलपीजी गैस में अपना सुगंध तो नहीं होता है, लेकिन वो गंध करे। क्योंकि मान लीजिए अगर एलपीजी गैस का आपके घर में रिसाव हो गया तो कैसे पता चलेगा कि एलपीजी निकल रहा है? तो उसमें हम लोग एथिल मरकेप्टेन मिलाते हैं, जिसके कारण वो गंध करता है। तो कई बार सवाल पूछा गया कि एलपीजी में गंध का कारण कौन सा पदार्थ है, तो एथिल मरकेप्टेन। ताकि गैस के कणों की गति के कारण ही होता है कि हमारे नाक तक पहुंचता है कि नहीं। हम कहते हैं सुनो घर में गैस का रिसाव हो रहा है। अतः एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रित होना, अर्थात 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे से घुल मिल जाने के प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। यानी कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल गया, जैसे यहाँ पर एलपीजी के साथ क्या मिल गया, एथिल मरकेप्टेन। क्या मिल गया? एथिल मरकेप्टेन, दोनों मिल गया। तो आपस में मिलने का इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन यानी विसरण कहते हैं। डिफ्यूज हो गया। विसरण जो होता है वो विसरण ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठोस में विसरण मंद गति से होता है। ठोस में विसरण बहुत कम होता है क्योंकि उसमें ब्लैंक्स नहीं होते हैं। अब जैसे कोई भी चीज़ ठोस कब होता है, जब आपस में वो सटते जाता है, जिसका घन तो ज़्यादा होगा वो ठोस हो जाएगा। तो इसमें देखिए जगह नहीं है, ये जो है ये जगह इसमें नहीं है, यानी कि ये ठोस है, ये ठोस है। तो
ठोस में विसरण मंद होता है, मंद मतलब कम होता है, द्रवों में मध्यम होता है और गैस में सबसे तीव्र होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। निम्नलिखित में विसरण सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में। बिखराव, विसरण। ताप बढ़ने से विसरण की दर बढ़ जाती है। अब ये भी क्वेश्चन है, बताइए इस कंसेप्ट से 3 सवाल है। जब भी आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ने से क्या होता है? विसरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? पोटासियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालने से वह धीरे धीरे पूरे जल में विसरण के कारण फैलने लगता है। ठीक है, और स्याही की बूंद पानी में डालने पर स्याही पूरे पानी में फैलने लगता है। ये भी आप सबने देखा होगा, आपने देखा होगा जनरल डेली लाइफ में, अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध हो जाना, इसका मतलब वायु में वो कण फैलते हैं, वो धुआं फैलता है, इसका मतलब गति होता है, यानी विसरण होता है। तो वायु में सबसे अधिक विसरण होता है। ठीक है, और सबसे कम किस में होता है दोस्त? ठोस में होता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। पदार्थ के कण, तीसरी क्वालिटी क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पदार्थ के कण के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें आपस में बांध कर रखता है, अट्रैक्ट करता है, जिसे अंतराण्विक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो ये भी पूछा गया सवाल है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। चलिए, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों के बीच भिन्न भिन्न होता है। क्या भिन्न भिन्न होता है? तो अट्रैक्शन फोर्स। तो ठोस पदार्थों में सबसे मजबूत होता है, बिल्कुल ठोस पदार्थ में सबसे मजबूत होगा, है ना, तभी तो ठोस आपस में चिपकेगा, है ना। जैसे 10 आदमी को पकड़ के कूच कांच के इतना वो बना दीजिए तो आपस में चपक जाते हैं। जैसे लोहा का 1 केजी का बटखरा कितना भारी होता, जबकि 1 केजी का वायु इतना बड़ा क्षेत्र में फैलता है, इसके कारण आपको भारी नहीं लगता। तो सबसे मजबूत हो जाता है ठोस में, द्रव में उससे कम, और गैस में सब एकदम बहुत कम, यानी नग्न होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अंतराण्विक बल होते हैं वो किस में सबसे कम होते हैं? तो गैस में होते हैं, क्योंकि गैस के कण बहुत फैले होते हैं। इसका मतलब उसके अंदर अंतराण्विक फोर्स नहीं है। अंतराण्विक फोर्स होता तो पकड़ लेता सब, और वो होता है ठोस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं दोस्त? बात समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि यार सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कोई फी नहीं है। मैं पीडीएफ भी देता हूं फ्री में, उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना होगा या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। आपको फ्री में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा बिना किसी पैसे की। बस आपको क्या करना है दोस्त, बस मदद यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के बीच शेयर करना है। चलिए अब देखिए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनते हैं। गरम खाना खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। बात समझ रहे? तो गरम खाने की जो गंध है कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंचती है। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, क्या बढ़ाएंगे? टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो गैसों में जो विसरण होने की जो क्षमता है वो ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि हमारे नाक तक खाने का महक आता है। देखते हैं गांव में भोज होता है, बनता है, एकदम कहता है अरे बाप रे आज तो पूरा भोज हले वो, आज तक गर्दा उड़ा दबई, है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गति की अवस्था में रहता है और ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ताप बढ़ने से कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण हवा में तेजी से फैलता है और हमारे नाकों तक आ जाता है, जबकि ठंडा मेला में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, ये देखिए तीसरा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंसर में ऑप्शन में क्या रहेगा? पानी के, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ ऑप्शन में रहेगा आपको कि पानी के कणों के बीच का बल कमजोर होता है। तो पानी के अंदर के जो अंतराण्विक बल होते हैं वो कमजोर होते हैं, इसलिए हम पानी को हटा देते हैं। ठोस को हटा पाएंगे? ये देखिए पेन है, इसको हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। हटेगा तो पूरा हटेगा, तो आधा नहीं हटेगा। लेकिन पानी को जहां से मन वहां से हटा देंगे आप। बात समझ रहे हैं? तो ये भी क्वेश्चन है, पदार्थ के कण की विशेषताएं। पदार्थ कण की विशेषताएं यहाँ पे देखिए, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, गतिशील होते हैं और आकर्षित करते हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, नॉर्मली आप पढ़े हैं, लेकिन वर्तमान में अब 5 अवस्थाएं
कौन कौन सी है वो अभी हम लोग देखेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पदार्थ को देखते हैं, इनकी गिनती करना आसान नहीं है, लेकिन इन्हें ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पदार्थ की 3 अवस्था पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। अब कोई चीज ठोस है, कोई द्रव है और कोई गैस है। अब कई लड़का ऐसा होता है ना, आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी पता था क्या? एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। ये द्रव का मतलब हुआ लिक्विड। क्या मतलब हुआ? लिक्विड। और ये द्रव का मतलब हुआ मैटर। इसको दूसरी भाषा में पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ कहिए, मैटर कहिए, द्रव्य कहिए। आधा को ब लगा के ये करेगा तब देखिए इसमें 1, 2 और 3 अक्षर है। ये तो 2 में ही लगा हुआ है, तो ये 3 अक्षर है। आप पदार्थ में भी देखिए 1, 2, 3 अक्षर है, तो जो 3-3 अक्षर वाला है वो पदार्थ है। एक बार हमारी क्लास ले रही थी मैडम, तो एक बच्चे को पूछ दिया कि भैया एक बात बताओ कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है, तो बच्चा नहीं बता पाए। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि छोटी छोटी बातें आप लोग को नहीं पता होती है। आप में से बहुत को पता होगी, हो सकता है बहुत को नहीं पता है। ईमानदारी से जिनको नहीं पता है कमेंट कीजिए कि सर आज पहली बार जाने ये द्रव का मतलब हुआ लिक्विड और ये द्रव का मतलब मैटर। ठीक है, तो हमें समझना है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो पहला अवस्था है ठोस। पहला अवस्था है ठोस। पहला अवस्था क्या है? ठोस। देखिए पदार्थ की तीनों अवस्था आपस में को रिलेट करती है। जैसे ये ठोस है, ठोस को जब आप गर्म करना शुरू करेंगे, जैसे ये मार्कर है, इसको जब हीट करेंगे तो ससुरा ये पिघलने लगेगा, द्रव हो जाएगा। और खतरनाक हीट करेंगे तो ससुरा पिघल के उसके बाद गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो ठोस हो गया, उसके बाद क्या बनता है? द्रव, फिर क्या बनता है? गैस। अब उसी में आप देखिए जल, पानी क्या है? द्रव है ना। तो पानी को अगर खूब गर्म करिएगा, खूब हुमच के गर्म कर दीजिए तो उसका भाप बन के ऊपर चला जाएगा, और उस भाप को पकड़ के खूब हुमच के ठंडा कीजिए तो फिर द्रव बनेगा, और उसको और हुमच के ठंडा कीजिए द्रव को तो फिर ठोस बन जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। तो ये कोरिलेट होता है। ठीक है, तो जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसके पास अपना कोई आकार हो उसे कहते हैं हम लोग ठोस। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं, विषय पढ़ते हैं, तो वहां से क्वेश्चन निकलते हैं, बनते हैं। अक्सर बच्चा क्या शिकायत करता है जानते हो भाई? आप लोग सुनिए ध्यान से, माइंडली अलर्ट होइए और समझिए इस बात। क्या कहता है? सर एग्जाम देने गए थे, क्वेश्चन नहीं मिला। दोस्त कहाँ से मिलेगा? तुम पढ़ के क्या गए हो? तुम पढ़ के गए हो, ये देखिए टॉप 100 क्वेश्चन, ये देखिए टॉप 50 क्वेश्चन, ये देखिए ऑब्जेक्टिव, ये फलना, ये चिन्ह, बस ये। तुमने ओरिजिनल जगह पहुंचा ही नहीं, तुम कंसेप्ट को पढ़ा ही नहीं, तुमने बुक की गहराई को पढ़ा ही नहीं। तुम पढ़ क्या लिए? इंपोर्टेंट 100 टॉपिक्स, इंपोर्टेंट ये फलना, इंपोर्टेंट फलना, इंपोर्टेंट चिन्ह, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू। आप कितना भी एमसीक्यू कर ले भाई, बिना कंसेप्ट के एमसीक्यू है नहीं। और एक बार आप कंसेप्ट कर लेते हैं, एमसीक्यू दनादन बनेगा आपसे, और वो एमसीक्यू आपके भेजे में रहेगा। ऐसे क्या होता है, आपने किसी यूट्यूब चैनल पर कहा टॉप 100 जीएस क्वेश्चन, आप टॉप 100 जीएस कर लो, टॉप 1000 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि एक बार आप कंसेप्ट से पढ़ लो दोस्त, घर जब बनता है तो पिलर बनता है, पिलर के ऊपर छत ढलाई होता है। डायरेक्ट छत नहीं ढाल देंगे, गिर जाएगा वो। पहले अपनी पिलर बनाई भाई। 9th-10th में आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, आपने कंसेप्ट को समझा नहीं, किसी तरह रटा करके 60, 40, 80% मार्क्स लेके निकल गए। उसकी गहराइयों में आपने गया नहीं। कभी आपने सोचा नहीं कि जो हवा वायु है वो इतना ज़्यादा फैल क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंतराण्विक बल कमज़ोर हैं। ये बात आपको 9th में नहीं समझ में आ रहा था। इसीलिए यहाँ भी आपको ज़रूरत है एक बार फाउंडेशन करने का, गहराई में उतरने का। एक बार उतर के उसके बाद ऊपर से जितना भी झालर लगाना है लगाइए। ठीक है, तो मेरी राय में, मेरी जितनी अपनी समझ है, मैं यही कहूँगा कि पहले कंसेप्ट को पढ़िए, फिर एमसीक्यू करिए। डायरेक्ट एमसीक्यू पे लगे हुए हैं, है ना, कैसे बना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब तक इस चीज़ को आप क्लियर नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। चलिए, ज़्यादा बोल दिए, गुस्सा आ जाएगा सब, कहेगा बस पढ़ाइए ना, अब काहे बेसी से ज्ञान दे रहे हैं। ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, जिसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है। पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता, रिजिडिटी कहते हैं। इस प्रकार वो पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं, जैसे चीनी, बालू, नमक, लोहा, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। समझ में आ गया ठोस?
चलिए, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन अगर ऐंठ का सवाल पूछ दिया ना तो इसी में फंस जाओगे। ठोस के गुणधर्म, क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज क्या है? इसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा है, इसका अधिक दबाया नहीं जा सकता, आप ठोस को ज़्यादा दाब नहीं सकते हैं, वो ऑलरेडी दबा हुआ है भाई। इसका घनत्व तो उच्च होता है। आप देखिए, ये पूछा हुआ सवाल था, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में ठोस के क्या गुण परिलक्षित होते हैं? ऑप्शन दिया होता, घनत्व उच्च होता है। तो आपको समझ गए घनत्व उच्च होता है। जब यदि आप ठोस को समझ गए तो घनत्व समझ जाएंगे। घनत्व होता क्या है? जब किसी चीज को चिपका के हुमच के एकदम हुमच दीजिए तो हो जाता है ठोस। ठोस का मतलब आसपास आ गया तो घनत्व। अब आप देखिए, ये ठोस है, इसका मतलब इसके जितने भी ये प्लास्टिक है, ये मटेरियल है, इसको कस के दबाया हुआ है, इसीलिए तो ठोस था। कस के दबाएगा तो आपस में चिपकेगा तो घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, आपस में फैलेगा घनत्व तो कम होगा। वायु का घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए तो हवा में तैर जाता है। हवा भागती रहती है, तैरती रहती है, होती है ना। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, कितना इसका मास है और कितना इसका वॉल्यूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक kg है, ये पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इसको पूछेगा आपको। और आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। आयतन में तीनों चीज जुड़ते हैं, L गुना B गुना H, तो 3 प्रोडक्शन जुड़ता है तो इसीलिए क्यू हो जाता है। कौन सा क्यू? तो मीटर क्यू, क्योंकि लंबाई को भी मीटर में माप सकते हैं, है ना, चौड़ाई को भी मीटर में माप सकते हैं और हाइट को भी मीटर में माप सकते हैं, ठीक है। और घनत्व तो क्या होता है? kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आयतन मापने के लिए साधारण मात्रक लीटर में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद घनत्व की चौथी क्वालिटी है कि ये बहते नहीं है। अब ये पेन है, इसको कहीं फेंकिए बहेगा नहीं, जहाँ फेंकेगा वहीं रुक जाएगा। ये घनत्व है, क्योंकि इसके कण आपस में इतने सटे हुए हैं, इतने आकर्षण बल इसके मजबूत है, ये आपस में चिपक के रखते हैं, एक ही जगह रखते हैं, छोड़ता ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए। अगला है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। पानी, तेल, दूध, ये सब आप देखें, ये सब द्रव है। पानी के आकार में परिवर्तन होता है लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होता। जिसके आकार में परिवर्तन होता है लेकिन आयतन में नहीं। पानी का अपना कोई आकार नहीं, लेकिन इस ठोस का आकार है, ये शेप है तो है, कहीं फेंक दीजिएगा इसी आकार में रहेगा। लेकिन वही पानी है, गिलास में रखिए गिलास जैसा, बोतल में रखिए बोतल जैसा, कोई आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित है। आधा लीटर है तो आधा लीटर रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि आधा लीटर से 2 लीटर हो जाएगा या 2 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा, नहीं होगा। चाहे बर्तन में रखिए व डेक्चा में रखिए, पानी का आयतन बराबर रहता, यानी द्रव का आयतन बराबर रहता। अब इससे कई सवाल बनते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जितने हाईलाइट किए हैं वो सारे सवाल हैं, है ना। तो अपनी आज तक की जितनी भी अनुभव रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए 9-10 क्लास के ही बुक के कंसेप्ट से जो सवाल बनते हैं वही पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा एग्जामिनर उसको डीप में ले जाता है, जो कि बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। बस आप कहते हैं तो सिलेबस में नहीं था, ये पूछा ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़े ऊपर ऊपर कर लीजिएगा, उस गहराई का कैसे अनुभव लीजिएगा जो गहराई जन्नत की सैर कराता है। समझ रहा है तुम लोग? जब भी जाओ गहराई में जाओ, जन्नत मिलेगा, है ना। सुख की अनुभूति होगी, स्वर्ग की अनुभूति होगी जब आप गहराई में उतरेंगे। ऊपर से मत, गहराई में जाओ। तुम लोग ऊपर भाग जाता है, ये MCQ, ये फलना है। तो इस प्रकार वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी, दूध। द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए ठोस में तो रिक्त स्थान नहीं के बराबर होता, लेकिन द्रव में होता है। रिक्त स्थान अधिक होने के कारण द्रवों के कणों के स्थान निश्चित नहीं होते हैं और एक कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। अब यहाँ से एक सवाल पूछा हुआ है ना, कि द्रव के कण गति क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो अंतराण्विक बल है ना, अंदर का जो रिक्त स्थान है हो ज़्यादा होता है। ठोस में कम होता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए चीज़ें भागने लगती है। कौन पकड़ेगा भाई? इसलिए ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव के कणों की अधिक गतिज ऊर्जा होती है ना। तो द्रव के कण में गतिज ऊर्जा अधिक होगी क्योंकि उसमें खाली स्थान ज़्यादा है, अंतराण्विक बल कम है तो खाली स्थान ज़्यादा होगा। देखिए क्या होने से क्या बढ़ जाएगा, क्या बढ़ने से क्या घट जाएगा, यही तो नेचर है। आदमी को ज़्यादा घमंड होगा, उसके पास संपत्ति खत्म हो जाएगी, संपत्ति आएगा घमंड खत्म हो जाएगा। मतलब चीज़ें रिलेट करते रहती है। किसी को संपत्ति आने पे घमंड आ जाता है, बहुत भयानक, तो अपवाद भी होता है। द्रव में कणों के बीच आकर्षण का बल ठोस के अपेक्षा कम होता है, इसलिए यह बल के कणों को निश्चित स्थान पर संगठित नहीं रख पाता, जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगता है और द्रव बहने लगता है।
गर्म करने पर द्रव के कण तीव्र गति से गति करने लगता है। द्रव में बहाव होने के कारण इसके आकार बदलता है और ये दृढ़ कठोर नहीं होते बल्कि तरल होते हैं। तो इतने दूर में से ना 4-5 क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर। बात समझ रहे हैं? जब द्रव को आप गर्म करते हैं तो उसके कण और गति करते हैं, ज़्यादा तेज करते हैं। कहेगा कि द्रव पे तापमान का प्रभाव क्या होगा, तो यदि द्रव पे तापमान का इफेक्ट मारेंगे तो वो तेजी से गति करेगा, उसके कण करेगा ना। ज़्यादा तापमान दे देंगे तो भाई साहब उड़ी हो जाएगा, वो कहेगा भाई साहब मार दे तो भागे यहाँ से। द्रव में ठोस का, द्रव का और गैस का तीनों का मिश्रण संभव है। यानी द्रव में ठोस और गैस तीनों को आप मिला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे द्रव क्या है? पानी। नमक या चीनी के कण क्या है? ठोस, आराम से घुल जाते हैं। द्रव यानी पानी में CO2 गैस है, उसको आराम से घुला देते हैं। वही CO2 गैस जो कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा में आप पीते हैं, गला के अंदर थोड़ा जला जला करता है, वो CO2 है। तो द्रव में ठोसों की अपेक्षा विसरण की दर अधिक होती है। सही बात है, विसरण अधिक होगा, फैलेगा ज्यादा, इसलिए द्रव के कण स्वतंत्र से गति करते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अब द्रवों की क्वालिटी देख लीजिए। फर्स्ट, इसके आकार निश्चित और आयतन निश्चित होते हैं। इसके आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं। इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता। कितना दबाइएगा, भागने लगेगा। इसका घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है, ये क्वेश्चन आएगा। ये आसानी से बहते हैं। ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं है, जितना रहेगा उतना ही भरिएगा, काहे भरेगा पूर्णतः। चलिए अगला है गैसीय अवस्था। चलिए गैस के बारे में आप देख लेते हैं। गैसीय अवस्था, कोई भी चीज की गैसीय अवस्था कब होती है? जितना हल्का होगा गैस में चला जाएगा, है ना। देखिए, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता काफी अधिक होती है, कंप्रेस्ड करने की जो क्षमता अधिक होती है। इसलिए गैस को पकड़ के कूट के हुमच के दबा दीजिए, है ना। गैस के कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होते हैं, जिससे दाब बढ़ाने पर यह रिक्त स्थान कम हो जाते हैं। इसी गुण को संपीड्यता कहते हैं। अब संपीड्यता क्या है, कंप्रेशन क्या है? तो कंप्रेस क्या होता है? तो गैस के कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होते हैं, तो जब वह खाली जगह है तक जब उसको दाबिएगा तो दबेगा, जितना दबेगा उसके इसी क्वालिटी को संपीड्यता कहते हैं, कंप्रेस्ड कहते हैं। इसलिए गैस की संपीड्यता अधिक होती है, अर्थात गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। अभी क्वेश्चन पूछा होगा, किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है? गैस की होती है भाई। अब सीधे आप बोले गैस की संपीड्यता अधिक होती है, लेकिन क्या होता है संपीड्यता, क्यों होता है, कुछ तो समझो यार, फिर ऑब्जेक्टिव कर लेना, है ना। यहीं से आते हैं ना बच्चे, माँ से ही आते हैं भाई, डाउनलोड थोड़े होते हैं गूगल से। MCQ कहाँ से आते हैं? चैप्टर से आते हैं, कंसेप्ट से आते हैं, बुक से आते हैं। और आप कहते हैं कि सिलेबस से बाहर पूछता है। गैस का संपीड्यता अधिक होने के कारण पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है क्योंकि इसे कस के सिलेंडर में हम लोग दाबते हैं। ऑक्सीजन गैस है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे आप CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मीथेन होता है, उसी को कंप्रेस्ड करके हुमच के दाब दिया जाता है। आजकल CNG वाली गाड़ी चल रही है। एक बार तो यही पूछा था कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कर रखने को बर्तन को गैस को भरना कहते हैं। अब गैस भरते हैं ना हम लोग। अब एक बड़ा सा सिलेंडर ले लीजिए, एक इससे भी बड़ा सिलेंडर ले लीजिए, इसका गैस इसमें हुमच के आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत, कंप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत होते हैं। पदार्थों के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। गैसों का विसरण ठोस एवं द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। यानी अब समझिए, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि सबसे ज्यादा विसरण किसका होता है? गैस का। कणों की तेज गति और अधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का दूसरे गैसों में विसरण बहुत तीव्र से होता है। अब एक गैस को दूसरे गैस में मिलाएंगे बहुत तेजी से मिलेगा, क्योंकि विसरण तेज होता है। अंतराणविक बल बहुत कमजोर होता है ना, इसलिए बहुत तेजी से मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? गैस के कण बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है। गैस को गर्म करने पर उसके कणों की गति और तीव्रता बढ़ जाती है। इसलिए आप भोज खाने कहीं गए, देखिएगा गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा ना, तो गैस सिलेंडर के नीचे पानी खोला के उसके टब में रख देगा सिलेंडर, ताकि नीचे से गर्म होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना, तो गैस यानी कि वायु के कण या गैस के गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो प्रेशर लगाता है। नीचे से प्रेशर लगाएगा, ऊपर आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा। देखिए, वो लोग को केमिस्ट्री नहीं पता, फिजिक्स नहीं पता, लेकिन होशियार है सब। गैस का एक एक चीज यूज कर लेता है। हम लोग के घर में क्या होता है, गैस खत्म, बात खत्म। कम से कम आधा लीटर गैस उसमें रहता है, वो इतना फैला हुआ रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा।
लेकिन उसी सिलेंडर को गर्म पानी में आप डाल के फिर से चलाइएगा तो चलेगा, आधा लीटर गैस रहता है। आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहता है, इसका दोनों ही अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। जैसे वायु, भाप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ईसा, ये हो गई गैस। गैस के क्वालिटीज क्या क्या है? इसके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। इसको आसानी से दबाया जा सकता है, बिल्कुल खूब उमच दीजिए। इसका घनत्व तो अति निम्न होता है, काफ़ी कम होता है, घनत्व इतना कम होता है ना कि भाई सब समझिए नहीं। ऐसे एक समझिए, 1 किलो का बटखरा जिससे आप लोग चीनी लेते हैं दुकान पे, उसको ले लीजिए। 1 केजी गैस एक फुटबॉल में भर दीजिए या एक बैलून में, और दोनों को समंदर में फेंक दीजिए। देखिए बटखरवा डूब जाएगा, 1 केजी वाला बटखरा जिसे तौल के देता है। लेकिन 1 केजी भरा हुआ गैस का गुब्बारा नहीं डूबेगा, क्योंकि घनत्व तो क्या है इसमें ज़्यादा है, ससरा सिकोर कर रखा है, इसलिए लेकर डूब जाएगा। इसलिए जहाज को बनाया जाता है एकदम, देखते हैं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। ये आसानी से बहती है क्या गैस, ये अपने बर्तन को भर देती है। बिल्कुल कितनों बर्तन में आधो लीटर गैस रहेगा, 100 से दीवार पर रहेगा घूमते हुए, डांस करते हुए भर देता है ससरा बर्तन को। चलिए आगे बढ़िए। अब ये देखिए तीनों में अंतर है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसका एगो निश्चित एगो अनिश्चित, इसका दोनों अनिश्चित। मतलब खचरा है सब, इसे दबाया नहीं जा सकता। ठोस को कितना दबाएगा, वो अपने दावल है। इसको हल्का फुल्का दबा सकते हैं, इसको तो हुमच दीजिए एकदम, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका घनत्व उच्च होता है, किसका, ठोस का, बिल्कुल बात है, एकदम चिपकल रहता है आपस में। इसका थोड़ा कम रहता है, किससे, ठोस से, इसका सबसे कम होता है। यह बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरता है, ठोस क्यों भरेगा, ठोस अपने आकार में रहेगा। इसको कौन, अभी गिलास में इसको रखेंगे थोड़े भर देगा, नहीं भरेगा, जहाँ है जैसा आकार करेगा वैसा ही रहेगा। ये बर्तन को भी ये पूर्ण रूप से नहीं भरेगा। अब 1 लीटर का बर्तन है और आधा लीटर पानी दीजिएगा, कैसे भर जाएगा, आधा लीटर करेगा तो ना भरेगा। ये भरने का मतलब ये नहीं कि अब भर जाता है, वो नहीं, वो अपनी क्वालिटी से भर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन गैस को आप डालिए ना गिलास में, 100 से गिलास में चल जाएगा वो, भले वो 100 ग्राम काहे न रहे। तो ये इसकी क्वालिटी है। ये बहता नहीं है, कौन, ठोस, ये बहेगा, ये तो हुमच के बहता है। तो अंतर भी देख ही लिए, यहाँ से सवाल आएगा आपको। अब है टेम्परेचर, इस पर सब पे जब डालते हैं तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ना जरूरी है। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, इसे संक्षेप में ये C लिखते हैं। सेल्सियस स्केल में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी सेल्सियस पैमाने पर जब बर्फ को नापते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्वथनांक मतलब गर्म होता है, जिस पॉइंट पे गर्म होता है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसे हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इस स्केल में ताप धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। ये क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में किस स्केल पर ताप धनात्मक और ऋणात्मक होता है। आपको ही यूट्यूब या इधर उधर जितना MCQ करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको नहीं कराएगा। देखिए कोई भी यूट्यूब क्लास या कोई भी MCQ जो कराते हैं, मैं भी कराता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि जो फेमस क्वेश्चन है, जो लगभग आपको आता है ना, तो वही दे देगा, तो आप उसको पढ़ने में मजा आता है, बस समझ रहे, इसीलिए आप पढ़ते हैं वहाँ पे। बात बुझा रहा है। ताप मापने का ऐसा ही मात्रक क्या है, केल्विन है। इसको संक्षेप में के बोलते हैं। केल्विन चूंकि बड़ा मात्रक है तो साइंटिस्ट सब यूज करते हैं। इसके साथ डिग्री नहीं लिखा जाता है। केल्विन ताप पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। केल्विन ताप पर अगर बर्फ का गलनांक कहेंगे 273 के होगा, और पानी का क्वथनांक 373 के। इस स्केल में सभी ताप धनात्मक होते हैं, चूंकि सेल्सियस स्केल में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन ताप पर 273 होता है। बात समझ गए। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 अगर करना होगा आपको, क्योंकि 0 डिग्री 273 के बराबर होता है, तो केल्विन ताप बराबर सेल्सियस ताप प्लस 273 कर दीजिए। यानी केल्विन का जो टेम्परेचर होगा उसके इक्वल में अगर सेल्सियस को लाना है तो केल्विन का जो है उसको सेल्सियस में जोड़िएगा तब आएगा। बात बुझे, नहीं बुझ रहे हैं, बुझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन ताप में बदलने के लिए दिए हुए तापमान को 273 में जोड़ देना चाहिए। ठीक है, सही बात है। डिग्री सेल्सियस में जो है, क्योंकि उसके 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के, तो अगर आपको केल्विन ताप को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से घटा देना होगा। अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में ले जाना है इसको, तो 273 घटा दीजिए, और इसको ले जाना है इसमें तो 273 जोड़ दीजिए। सिंपल लॉजिक, बात समझिए। तो क्या आप पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। यदि आप टेम्परेचर दें या टेम्परेचर कम करें, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा दीजिएगा तो भी और टेम्परेचर कम कीजिएगा तो भी पदार्थ की अवस्था बदलेगी। कैसे बदलेगी देखिए। ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। तो टेम्परेचर दिया तभी तो बदला,
या द्रवनांक कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और द्रव जिस ताप पर वाष्प गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव से वाष्प गैस बनने की, द्रव से वाष्प यानी गैस बनने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब द्रव से गैस बनेगा तो उसे वाष्पन, एवापोरेशन कहते हैं। इसी प्रकार वाष्प को ठंडा कर द्रव बनाने की क्रिया, जब वाष्प को आप ठंडा करेंगे और तब जब द्रव बनाने की क्रिया करेंगे तो उसे संघनन कहेंगे। तो बादल ऐसे ही बनता है, पानी गर्म हुआ, भाप बन के ऊपर गया, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। पानी क्या है, द्रव, द्रव में टेम्परेचर दिए तो हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब का पानी ऊपर उड़ गया, है ना, और ऊपर उड़ के क्या बन गया, वाष्प, भाप, क्योंकि हवा में आ गया वाष्प। और वाष्प जब ऊपर जाने के बाद ठंडा हुआ, क्योंकि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी हो जाती है, तो कमी हुई तो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद क्या बनने लगा, द्रव। और द्रव यानी कि वो संघनन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि बादल बनने का प्रोसेस क्या है, कंडेंसेट है। अब द्रव को ठंडा कर ठोस बनाने की क्रिया को जमना यानी फ्रीजिंग कहते हैं। तो बादल आता है, द्रव है, नीचे बारिश पानी बन के गिर जाता है, तो हम लोग कहते हैं वर्षा हुआ। वर्षा होने के पीछे का साइंस क्या है, समझे कि नहीं। पानी गर्म हुआ सूरज की रोशनी से, हिंद महासागर, अरब सागर, है ना, बंगाल की खाड़ी की पानी गर्म होकर क्या बनी, वाष्प। तो द्रव पे टेम्परेचर आया तो द्रव किस में कन्वर्ट हुआ, वाष्प में। और वाष्प जब ऊपर गया तो फिर वो ठंडा हुआ, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर की कमी होती है, तो ठंडा होते होते क्या बन गया, फिर द्रव। इसे कहते हैं संघनन प्रोसेस। और इसी प्रोसेस में जब ठंडा होकर नीचे आया तो द्रव बन के नीचे गिर गया, इसे वाटर साइकिल भी कहते हैं। इसलिए पानी हमारे यहाँ पृथ्वी पर उतना ही है, 71% का 71%। और द्रव को ठंडा करके ठोस जब बनाएंगे, अब पानी को लीजिए, हुमच के ठंडा कीजिए, हुमच के, तो बनेगा ठोस, यानी बर्फ बन जाएगा। इसे जमना कहते हैं, जमाना कहते हैं। तो फ्रीज में आप वही करते हैं, फ्रीजिंग, जमा देते हैं। बात समझ में आया। अब बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन पे होता है। उसी तरह लोहा का पूछ देगा आपसे, उसी तरह मान के चलिए जल का पूछ देगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, 373 डिग्री केल्विन पर। देखिए सेल्सियस पर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस में प्लस कर दीजिए 273, हो जाएगा 373, है ना, यहाँ पे 373 केल्विन में आ जाएगा। पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक जितना अधिक होता है उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन 2 विधि से ला सकते हैं, एक ताप में परिवर्तन, एक दाब में परिवर्तन। बात समझ रहे हैं। तो कोई भी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी में पूछा था, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने की कितनी विधि है, तो एक टेम्परेचर, एक प्रेशर। तो ताप में परिवर्तन लाते हैं जब, तो पदार्थ को गर्म करके अथवा पदार्थ को ठंडा कर दीजिए तो उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। गर्म करेंगे तो पानी खोल के भाग जाएगा, ठंडा करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो परिवर्तन ला रहे। द्रव में परिवर्तन लाकर, इसका मतलब क्या हुआ, तो द्रव जब पदार्थ पर दाब बढ़ाकर अथवा पदार्थ का दाब घटाकर, जैसे अमोनिया गैस पर दाब बढ़ाकर उसे द्रव में बदला जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा, अभी सब क्वेश्चन पूछ देगा ना दोस्त, अच्छा का माथा हिल जाएगा। ठोस CO2 यानी शुष्क बर्फ का दाब कम करके उसे गैस में बदला जा सकता है ना। तो पेप्सी, कोका कोला ब्रांड क्या करता है, ठोस CO2 लेता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उस पर दाब का प्रेशर जैसे कम करता है तो ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में, और कम करता है दाब तो गैस में बदल जाता है और उसी गैस को मिला जाता है पेइंग पदार्थ में। देख रहे हैं कैसे चेंज होता है। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि ठोस, द्रव, गैस की अवस्था क्या है, और तीनों की क्वालिटीज क्या है और उसके बदलने का प्रोसेस क्या है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई ठोस सीधे, कोई जो है ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, यानी वायु में बदल जाता है, हवा में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे कपूर, पूजा में जिस कपूर का यूज करते हैं, कपूर होता है एक वैसा वाला चौखुट वाला, उसको जैसे लहकाएंगे तो सीधे वो उड़िए जाता है, दूसरा द्रव नहीं बनता है। यानी कपूर अगर ठोस है भाई तो प्रोसेस के हिसाब से द्रव बनना चाहिए, फिर गैस बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठोस के बाद सीधे गैस बन जाता है। तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि केमिस्ट्री में। ठीक है, अब ये प्रोसेस बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे अमोनिया क्लोराइड में होता है, आयोडीन में होता है, कपूर में होता है, देखिए है ना कपूर, नेफ्थलीन होता है, एंथ्रीशीन होता है इत्यादि। अब एग्जामिनर थोड़ा मेहरारू से लड़ के आया है पत्नी से, क्वेश्चन सेट करना है, तो देखिए सारा ऑब्जेक्टिव आपको कराया होगा तो कपूर कपूर चिल्लाया हुआ कि कपूर किस विधि से होता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि, लेकिन वहीं आयोडीन दे देगा तो कपूर ऑप्शन में नहीं रहेगा, नेफ्थलीन रहेगा, एंथ्रीशीन रहेगा, अमोनिया क्लोराइड रहेगा, पगला जाएंगे आप। लेकिन अगर आप कंसेप्ट पूरा पढ़ें तो यहाँ पर सब है। आई बात समझ में।
आप समझिए, इसे भी जान लीजिए। 3 अवस्था के बाद चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जैसे सूरज, ये ना ज्यादा द्रव है और ना ही ज्यादा ठोस है। जैसे खेखार देखते हैं, बूढ़ा सब फेंक देता है ससुरा, गाँव में बूढ़ा सब बूढ़ा तापेगा ठंडा में, ऐसे छावर हटा के हो करके फेंक देगा और फिर उस पर छावर ढक देगा। आप जाइएगा ऐसे खकोरिएगा, इस ससुरा नेटा जिसको बोलते हैं। या शैम्पू, बाथरूम में नहाते समय शैम्पू गिर जाएगा, आप उठाते रहिएगा नहीं उठेगा। आप पानी दीजिएगा तो ऐसे ऐंठ के रह जाएगा ससुरा, दहबो नहीं करता है। तो दोनों समस्या है उसमें, बात समझ रहे हैं? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो सूरज क्या है? प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेज में है ना। तो उसके बाद आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में हमारे भारत के एक विद्वान थे भौतिकी के, सत्येंद्र नाथ बोस। उसने एक अध्ययन किया कि जब किसी चीज को ठंडा करते हैं और हद से ठंडा कर देते हैं, एकदम हुम्मच के ठंडा करते हैं, तो भैया वो जो द्रव होता है वो अगर गिलास में रखते हैं तो गिलास में नहीं रहता, बाहर निकल जाता। अब ये एक नया कंसेप्ट था दुनिया के लिए, लेकिन इसके बारे में दुनिया नहीं सोचती थी। तो बोस साहब ने आइंस्टीन को लेटर लिखा, उस टाइम के ही दोनों थे। तो आइंस्टीन को बताया कि देखिए एक ऐसी भविष्यवाणी है, एक ऐसी बात हो सकती है। तब आइंस्टीन ने उसको फिर से रीऑब्जर्व करके फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड साइंस को दिया, फिर उसने किताबों में छापना शुरू किया। इसीलिए उसका नाम रख दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि बोस साहब ने इसको रिसर्च किया। आइंस्टीन साहब नहीं होते तो दुनिया नहीं जानती, तो इसीलिए इसका नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसमें किसी भी सामान्य तापमान पर ठंडा करने से पदार्थ की जो अवस्था है वो प्राप्त होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। किसी भी पदार्थ को इतना ठंडा करिए, इतना ठंडा कीजिए, दूसरा वो कोई पदार्थ बचा ही नहीं। वो इस रिसर्च को करा था बोस आइंस्टीन साहब ने। और इसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिक को इसके पूरे सिस्टम को बनाने के लिए एरिक कार्नेल और वुल्फगैंग केटरेल और कार्ल ई वैगन ने सर्वप्रथम इस व्यवस्था को धरातल पर प्रैक्टिकली कराया था, जिसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। अभी क्वेश्चन पूछेगा, आपको हवा लगेगा। अब पूरे चैप्टर में आपने जो सीखा है वो एक नजर में देख लीजिए फटाफट। पदार्थ सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, यस, परमाणु या अणु से। ये क्वेश्चन आता है। हमारे आसपास के पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद वो प्लाज्मा है, वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद ठोस के कणों के बीच आंतरिक बल प्रबलम होता है और गैस में दुर्बल होता है। तो ये सब हमने आपको अभी पढ़ाया। वीडियो पॉज करके एक बार आप जरूर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उधर पढ़ाया ही है। तो दोबारा आपको पढ़ के सुनाने से अच्छा है कि एक बार आप पॉज करके खुद रिवाइज कर लीजिए। एक आध को हम बता रहे हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है, बिल्कुल अभी बताया। तो जो भी इधर पढ़ाया उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कैसे सवाल आता है, ये सब सवाल, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप जरूर सरसरी निगाह से एक बार देखिए, क्योंकि ये सब उधर आप पढ़ चुके हैं। ओके गाइस, और अब लेते हैं इस सवाल, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब पहले ये राशि देखिए, लंबाई, तापमान को केल्विन में मापते हैं के, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, भार न्यूटन, आयतन घन मीटर, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर और दाब का पास्कल। कई बार सब पूछा है, ये सब VVI है, यहाँ से एक सवाल आएगा। अब लेते हैं आज का महत्वपूर्ण सवाल। सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? तो बताइए कौन पदार्थ है? गंध पदार्थ है? गंध कोई पदार्थ है? ठंडा करना कोई पदार्थ है? लव, ये कोई पदार्थ नहीं है। ठंडा पे कोल्ड ड्रिंक्स, ये एक पदार्थ है। द्रव है लेकिन पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो जल है, जल तो है, हवा है, भोजन है, लव नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। तो निगेटिव पूछा है तो निगेटिव जवाब दीजिए। क्या? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो बताना है आपको। अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, इसका मतलब अणु बहुत तेजी से भागता है भाई। गैसीय अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम, गतिज ऊर्जा बहुत तेज होती है उसमें। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ये पूछा है, सबसे कम होती है। तो ठोस में कम होती है, क्योंकि ठोस तो भागता नहीं है, जहां फेंकिएगा वहीं रह जाएगा। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में कौन अनिश्चित पूछ रहा है हमसे, है ना। तो द्रव की बात कर रहा है भाई, तो द्रव में आकार नहीं होता, शेप नहीं होता है ना। चलिए, पानी में क्या आकार है? जहां डालिए वैसने रह जाएगा। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? अगर द्रव है तो उसका आयतन निश्चित है दोस्त। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ आगे। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर किसके हो सकता है? चलिए, 283। इस सेल्सियस वाला पूछ रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 होता है भाई। तो क्या रहा है?
केल्विन में पूछ रहा है, देखिए के लिखा है, तो केल्विन में पूछ रहा है, क्या करते हैं अपन, जोड़ देते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस बराबर अगर केल्विन से करना है तो केल्विन 0 को होता है 273, तो 10 होगा ज़्यादा, तो 273 में 10 जोड़ देंगे 283। जब वाष्प संघनित होता है तो, सही बात है, जब वाष्प संघनित होता है तो उसका तापमान घट जाता है, वो ठंडा हो जाता है जब संघनित होता है, तभी तो वो बनता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, बहुत VVI सवाल है, देख लेना। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, तो सूती पहनिए, कॉटन पहनिए आराम से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए, तो ये था क्लास 9th रसायन, हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि पहला लेक्चर, पहला चैप्टर। दूसरा लेक्चर में हम और भी अन्य चैप्टर्स को कवर करेंगे। तब तक आप अगर ये देख लिए हैं तो इसके अलावे मैंने साइंस परीक्षा में कैसे तुक्का लगाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी, ये ज़रूर आपको देखना चाहिए। इससे कम से कम 10 से 20 सवाल आपके ज़रूर हल हो जाएंगे, ज़्यादातर उससे भी ज़्यादा। और चूंकि बिहार पुलिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो एक तुक्का लगाने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, साइंटिफिक तरीका क्या हो सकता है, कैसे आप अच्छा गेस कर पाएंगे, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या वीडियो के आखिरी में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद एग्जाम के स्ट्रेस या तनाव को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक छोटे से लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास किया है, जो मेरा आज तक का अनुभव रहा है। बाकी अगर आप देखें तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसके बाद उसी तरह जैसे हमने फिजिक्स कराया है, साइंस में फिजिक्स भी कराया है, हमने बायोलॉजी भी कराया है, उसके साथ साथ हमने क्लास 10 के इकोनॉमिक्स भी कराया है, उसी तरह पॉलिटी भी कराया है, ज्योग्राफी भी कराया है, और ये हिस्ट्री भी कराया है। यदि अभी तक आपने ये सारे वीडियो नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, सारा देख जाइए। कंसेप्ट प्लस MCQ बेस्ट वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। और यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और GS की तैयारी करनी है तो आप हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, GS सब में कॉमन है, तो GS के लिए हम आपकी मदद करते हैं। इसके लिए बस आपको हमारी एक मदद करनी होगी, हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, बस यही गुरु दक्षिणा है, इतना तो ज़रूर आप कर ही सकते हैं। एक गुरु दक्षिणा हमारे लिए, एक बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये चीज़ें मिले और सब एक सुसभ्य समाज और एक अच्छा बिहार, एक अच्छा भारत बनाने में हम सब मिलकर एक अच्छा योगदान दें। वो बिहार जिसकी गौरव उस मगध साम्राज्य से हुआ करता था, अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ करता था, आज वही बिहार हमारा भारत में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे नीचे पायदान पर रहता है। तो हम सब मिलकर एक अच्छा बिहार, एक अच्छा देश में कंट्रीब्यूशन करने वाला बिहार बनाएंगे। इसी वाणी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। दीजिए इजाज़त और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।